नमस्कार दोस्तों चीन ने नैन्सी पॉलिसी के ताइवान जाने पर अमेरिका को युद्ध की धमकी दे दी है और अपने फाइटर प्लेन तक ताइवान की सीमा के अंदर भेज दिए। अब देखिए कहीं ये रूस और यूक्रेन जैसा मामला न हो जाए, लेकिन अमेरिका ऐसा करेगा नहीं क्योंकि वह जानता है कि इतनी दूर से चीन को हरा पाना वर्तमान में मुश्किल है। तो क्या आपने ये सोचा आखिर चीन और ताइवान के बीच ऐसा क्या है जिससे चीन और ताइवान हमेशा एक दूसरे से लड़ने को तैयार रहते हैं? तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री में जाने से पहले हम आपको कुछ ताइवान और चीन के बारे में बता दें, जिससे आपको दोनों की लोकेशन का पता चल सके और समझने में आसानी हो। ताइवान कई आइलैंड को मिलाकर बना हुआ है और इसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसको ताइवान कहते हैं और इसकी राजधानी है ताइपे। ताइपे का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन शहर। जो बहुत बड़ा शहर होता है उसे मेट्रोपॉलिटन शहर कहते हैं और उसको ताइवान में ताइपे कहा जाता है। और ताइपे तमसुई नदी के किनारे बसा हुआ है। शुरू में यहाँ केला गलान जनजाति के लोग रहते थे और यही देश के पहले नागरिक थे। उस समय यह कोई देश नहीं था। और चीन की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि चीन कहाँ है, फिर भी हम आपको मैप में दिखा देते हैं। अब बात करते हैं विवाद के हिस्ट्री की। तो 16वीं शताब्दी तक चीन में मिंग साम्राज्य का शासन था, लेकिन उसी समय में चिंग साम्राज्य, जो माचू लोगों का वंश था, ने मिंग साम्राज्य को हरा दिया और चीन पर कब्जा कर लिया, जिससे मिंग साम्राज्य को चीन छोड़कर जाना पड़ा। और वह मिंग साम्राज्य वहां से भागकर एक आइलैंड पर पहुंचा जिस पर डचों का कब्जा था। और मिंग साम्राज्य ने डचों को हराकर उस आइलैंड पर कब्जा कर लिया और इसी आइलैंड का नाम ताइवान है, जो मुख्य भूमि से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। और उस समय चिंग साम्राज्य के पास अच्छी नौसेना नहीं थी जिससे वह उस ताइवान पर कब्जा कर सके। लेकिन बाद में 1682 में चिंग ने मिंग साम्राज्य को हराकर ताइवान पर भी कब्जा कर लिया और यह कब्जा लगभग 200 सालों तक बना रहा। शुरू में ताइवान पर चीन की मुख्य भूमि फ्यूकिन पर शासन चला जाता था, लेकिन बाद में 1886 में इसे ताइवान की मान्यता दे दी गई और वहीं से उस पर शासन चला जाने लगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे चिंग साम्राज्य भी कमज़ोर होने लगा, जिसका फायदा जापान ने उठाया। और 1894 में जापान ने हमला करके चिंग साम्राज्य को हरा दिया और चीन ताइवान सहित दोनों पर अपना कब्जा कर लिया। उनका भी कब्जा अगले 50 सालों तक रहा। जापानियों ने खूब शोषण किया, लोगों को मारा, वहाँ के लोगों से लूटपाट की, जिससे वहाँ के लोग जापानी शासन और चिंग साम्राज्य की नीति दोनों से रुष्ट हो गए और उनको हटाने के लिए विद्रोह कर दिया। और इसी विद्रोह को चीनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह विद्रोह एक साथ नहीं था, सभी प्रांतों में अलग अलग संगठन थे, अलग अलग तरह से विद्रोह था जो अधिक प्रभावी नहीं हो सका। वहाँ की इस गलती को एक इंसान ने देखा और समझा, उसका नाम था sun yat-sen। उन्होंने सभी को मिलाकर एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम था कुओमिंटांग पार्टी। उन्होंने सभी राज्यों को मिलाकर चीन का निर्माण किया। जिस चीन को आज हम वर्तमान में देखते हैं उसकी नींव sun yat-sen ने ही रखी थी। इसी को बाद में बदलकर रिपब्लिक पार्टी कहा गया और sun yat-sen इस पार्टी से 1925 तक चीन के राष्ट्रपति रहे। हालांकि जापानी अभी वहां से गए नहीं थे, पूरी तरह से जापानियों का कब्जा चीन और ताइवान से हटा नहीं था। sun yat-sen की बात करें तो sun yat-sen की मृत्यु 1925 में हो जाती है, जिसके बाद कुओमिंटांग पार्टी चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी में बदल जाती है और उसकी कमान आती है चियांग काई शेक के पास। इसी समय एक और पार्टी का चीन में उदय होता है जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी और इसकी कमान थी जडाओ लेंग के पास। यही दोनों पार्टियों का विवाद ही आगे चलकर चीन और ताइवान के विवाद का कारण बनेगा। आप ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि आखिर क्या कारण है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया, जिससे जापान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और अंत में उसे चीन और ताइवान दोनों को छोड़ना पड़ा और वह वहाँ से चले गए। अब पूरे चाइना पर कब्जा था चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि चियांग काई शेक के हाथों में थी, और दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों में चीन पर कब्जा को लेकर 1940 में गृह युद्ध शुरू हो गया। चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी, जो हमेशा दूसरे देशों से संबंध में, उनसे व्यापार में पीछे रहती थी,
इसलिए उनको किसी बाहरी देश से सपोर्ट नहीं मिला। इधर कम्युनिस्ट पार्टी को यूएसएसआर यानी उस समय के रूस से सपोर्ट मिला, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी 1948 में इस गृह युद्ध में जीत गई, जिससे अब कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे देश पर कब्जा हो गया। और चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के नेता चियांग काई शेक जो भागकर ताइवान चले गए, वहां अपनी सरकार बनाई और एक अलग देश बनाया, जिसे नाम दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इन्होंने चीन को मान्यता नहीं दिया, कहा कि असली चाइनीज सरकार जो ताइवान में है वही असली चाइनीज सरकार है, और एक दिन यह सरकार मुख्य चीन पर कब्जा कर लेगी और उसे अपने देश में मिला लेगी। इधर जो मुख्य भूमि चीन है उस पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। उन्होंने भी अपने देश को पीपल रिपब्लिक चाइना कहा, और उनके नेता माओ जेडांग ने कहा कि असली चीन यही, मुख्य भूमि चीन ही असली मुख्य चीन है, और ताइवान जैसा कोई देश नहीं, दोनों चाइना ही है। लेकिन उनकी नौसेना अभी उतनी मजबूत नहीं थी, और जो ताइवान था वह मुख्य भूमि चीन से दूर था, जिससे उनको कब्जा करना आसान नहीं था। अगर वह वहीं कब्जा कर लेते तो चीन और जो ताइवान का विवाद है वहीं समाप्त हो जाता। ताइवान की बात करें तो 1951 में सैन फ्रांसिस्को संधि के बाद जापान ने अपने सारे अधिकार ताइवान पर से समाप्त कर दिए और ताइवान को पूर्णतः छोड़ दिया। ताइवान 1945 में यूनाइटेड नेशंस के संस्थापक देशों में था, जिससे यूनाइटेड नेशन ने ताइवान को सुरक्षा प्रदान किया था। 1950 में माओ जेडांग ने ताइवान पर एक बार कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यूएन के द्वारा दी गई सिक्योरिटी और अमेरिका के विरोध के कारण उनको पीछे हटना पड़ा। इसके बाद वियतनाम युद्ध शुरू होता है। वियतनाम युद्ध में अमेरिका की हार होती है, और इस युद्ध के बाद चीन अपने कूटनीतिक रिश्ते अमेरिका और यूएन दोनों के साथ सुधार लेता है, जिससे उसको बहुत फायदा मिलता है, और ताइवान को अपनी सीट जो यूएन में थी उसको गंवानी पड़ती है। अब उसकी कोई भी सीट वहाँ नहीं रह जाती है। अमेरिका ने भी अब उसका खुलकर सपोर्ट करना बंद कर दिया। बाद में यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी सुरक्षा ताइवान से वापस ले ली। इसी के बाद चीन ने अपनी वन नेशन पॉलिसी जारी की, जिसमें उसने कहा कि चीन के अलावा कोई देश नहीं है, ताइवान चीन ही है, और जो भी देश ताइवान के साथ सीधा व्यापार करेगा वह चीन का दुश्मन होगा। हालांकि इसे बहुत से देशों ने स्वीकार किया। भारत ताइवान को चाइना का हिस्सा मानता है, लेकिन वन नेशन पॉलिसी को स्वीकार नहीं करता है। 1971 में चीन और अमेरिका के रिश्ते और अच्छे होते हैं, जिससे अमेरिका चीन और ताइवान के बीच हस्तक्षेप करना बंद कर देता है और उसका सपोर्ट कम कर देता है। लेकिन बाद में फिर से अमेरिकी और चीनी रिश्तों में खटास आती है, तो अमेरिका एक एक्ट लेकर आता है जिसे कहा गया है ताइवान रिलेशन एक्ट, जिसमें उसने कहा कि वह ताइवान में हथियार रख सकता है और हमले की स्थिति में उसे हथियार दे सकता है और उसकी मदद कर सकता है। चीन ने इसका काफ़ी विरोध किया। चीन ने ताइवान को अपने में मिलाने के लिए बहुत से प्रलोभन और कूटनीतिक चालों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी ताइवान नहीं माना। चीन ने तो यहाँ तक कहा कि एक राष्ट्र दो सिद्धांत की पॉलिसी को स्वीकार कर ले, जिसमें चीन और ताइवान एक ही देश चीन रहेंगे, लेकिन ताइवान चाहे तो अपनी सरकार वहाँ चला सकता है, जैसे उन्होंने हांगकांग में किया था। हांगकांग 1977 में चीन को सौंप दिया गया, और यहाँ वही पॉलिसी है, देश एक है चीन, लेकिन हांगकांग में अपनी सरकार है, उनका अपना शासन है। वर्तमान में देखें तो नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा अमेरिका और चीन के बीच जो रिश्ते हैं उसको और ख़राब कर रहा है और स्थिति को भयानक बनाता जा रहा है। अमेरिका को चीन ने खुली धमकी दे दी है युद्ध तक की। मेरे हिसाब से तो यह युद्ध होगा नहीं। आपके हिसाब से क्या लगता है, कमेंट में बताएं। तो यह थी पूरी चीन और ताइवान की हिस्ट्री। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।